हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ उत्कर्ष मिश्रा और आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको दी जाती रहती है। उसके साथ ही साथ आपको सीटेट की प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क में प्रैक्टिस सेट की क्लासेज आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। पेड क्लास की जगह उसको छोड़कर फ्री में निःशुल्क आपको यहाँ पर क्लासेज उपलब्ध मुहैया कराई जाती रहती है, जिससे कि आप सभी लोग इस बार सीटेट के एग्जाम में अपना 100% 100% अपना देकर आओ और आप अच्छे नंबर लेकर आओ, आप पास होकर अपने क्लासमेट हो, आपसे एक भी प्रश्न गलत ना हो, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। ठीक है। और यहाँ पर सीडीपी की ये 5वीं क्लास है। सीडीपी प्रैक्टिस सेट की 5वीं क्लास है। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस सेट, चलिए ज्यादा टाइम आपका वेस्ट है। और हाँ गाइस, वीडियो को लिंक को मैक्सिमम शेयर कर दो, मैक्सिमम शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितने भी आपके पास संपर्क में लोग हैं सबके पास भेजो। क्या पता आपका 1 लाइक 1 शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। सो है, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से, यह स्पष्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समग्रात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, सबसे ज्यादा। हालांकि उपयुक्त सारों होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा कौन सा यहाँ पर विकल्प उपयुक्त है। पहला विकल्प है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, या फिर कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। अब इसमें से जो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है, जो सबसे सटीक आप विकल्प सही है, वो है विकल्प ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि बच्चों के समग्रात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष का जो प्रजातांत्रिक परिवेश है वो बहुत ही आवश्यक है। इससे क्या है कि बच्चा विद्यालय में बच्चों के साथ समय गुजारता है और बच्चों के साथ अभिजात समूह, उसके दोस्त और खेल कूद के साथी होते हैं उसके सारे दोस्त। और यह परिवेश बच्चे को नकारात्मक भावों के सापेक्ष सकारात्मक भावों की महत्ता भी बताता है और वो जरूरी होता है। ठीक है। तो इसका ए इज द राइट आंसर, पहला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है ये कह रहा, ध्यान देना। यहाँ पर क्या करा, यहाँ पे करा कौन सा रचनात्मक कार्य नहीं है। पहला विकल्प है खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, या फिर विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो इसका डी इज द राइट आंसर, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम जो है निर्धारित करना, यही विकल्प सही है। क्योंकि रचनात्मक आकलन के अंतर्गत क्या आता है, छात्रों को खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, किसी विषय वस्तु का अवलोकन करना, ये सब आता है। जबकि विद्यार्थियों का जो योग्यता क्रम है वो निर्धारित करना एक मूल्यांकन का कार्य होता है, ये मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। ठीक है, रचनात्मक नहीं होता है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। आप मान लीजिए एक टीचर हैं, आप एक अध्यापिका हैं, और प्रभावशाली अध्यापिका होने के नाते क्या महत्वपूर्ण है इसमें से। पहला विकल्प है पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, क्या ये सही है। या फिर समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक यानी कि व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। या फिर विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, या फिर प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, और इसका यही विकल्प आपको सही बनाता है। क्योंकि एक प्रभावशाली अध्यापिका या फिर अध्यापक होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता होती है वो यही है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में आप रहें और उनकी परेशानियों को आप जानें, उनसे आप अवगत हों और उससे हल करें, उसे हल भी करें। यह तभी संभव है जब एक अध्यापिका प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेगी। तो इसका डी इज द राइट आंसर। बहुत ही लाजवाब प्रश्न था ये। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का जो सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही है नहीं पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है। अब इसमें विकल्प दिया है। पहला विकल्प है बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति देना, या फिर अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, या फिर बच्चे को स्वीकार करना, या फिर अध्यापक का सकारात्मक रूप। देखिए, बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति देनी चाहिए, ये बहुत ही ये सही चीज है।
बच्चे को स्वीकार करना, बच्चा कैसा भी हो, विकलांग हो, हैंडीकैप्ड हो, भी जैसा भी हो, उसको आपको स्वीकार करना होगा। और अध्यापक का हमेशा सकारात्मक रुख होना चाहिए बच्चों के प्रति, छात्र-छात्राओं के प्रति, न कि नकारात्मक होना चाहिए। अब इसमें जो बी वाला ऑप्शन है, ये अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ऐसा नहीं बल्कि बच्चों के अनुसार कार्य होना चाहिए, अध्यापकों के अनुसार कार्य नहीं होना चाहिए। तो इसका बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। अब ये आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान की होम साइंस पढ़ाया जाना चाहिए, या फिर लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही है, आप ये बताइए। इसका जो विकल्प सही है वो बी इज द राइट आंसर, कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। यदि आप ये टिक करते हो, ए ऑप्शन टिक करते हो, तो ये कहीं ना कहीं जेंडरवादिता है, लेकिन रूढ़वादिता आपको मिल जाएगी। ठीक है, सभी लड़कों को विज्ञान, ये तो लड़कों लड़के और लड़कियों को भी भेद नहीं करना चाहिए, छात्र छात्राओं में कोई भेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भी रूढ़वादी प्रश्न हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। और लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये भी आप टिक करते हो, तो ये भी करते हो, क्योंकि ये भी जेंडरवादिता है। ठीक है, रूढ़वादिता है, तो ये सही नहीं बल्कि बी इज द राइट आंसर। अब छठा प्रश्न क्या कह रहा, छठा, अच्छा एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बी ऑप्शन मैंने सही किया, क्यों सही किया, थोड़ा आपको अच्छे से समझा भी देता हूँ, अच्छे से क्लियर करके देखिए। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, यही वाक्य, जो वाक्य है ये मात्र निष्पक्ष है, कोई पक्षपात नहीं है इसमें, लड़के और लड़कियों में, बॉयज एंड गर्ल्स में। बाकी अन्य जो तीनों वाक्य हैं, तीनों विकल्प हैं, ए सी और डी, इस तीनों वाक्य में कहीं ना कहीं लिंग पक्षपात की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न ये है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि वो किससे ग्रसित है, अधिगम में असुविधा के, अधिगम में अशक्तता के, अधिगम में कठिनाई के, या फिर अधिगम में समस्या के। अब इसका कौन सा विकल्प है, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। देखिए अगर देखा जाए तो इसका अधिगम में अशक्तता, बी इज द राइट आंसर इसका हो सकता है। हो सकता क्या है ही, क्यों, क्योंकि अधिगम का मतलब होता है सीखना, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना होता है। और यह प्रक्रिया जो कि पूरे जीवन चलती रहती है भाई, व्यक्ति जीवन पर देखिए जो विकास होता है, विकास जो वृद्धि होती है, वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास अनवरत जीवन पर्यंत चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। विकास एक ऐसी चीज है, वृद्धि वृद्धि क्योंकि फिजिकली होती है, उसको आप देख सकते हो, लेकिन विकास को आप देख नहीं सकते। तो वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास कंटिन्यू चलता रहता है। तो अधिगम करता है सीखना, और यह प्रक्रिया जो कि पूरे जीवन चलती रहती है। अशक्तता का अर्थ है कमी, यहाँ पर जो अशक्तता आपको मिल रही, अशक्तता इसका मतलब होता है कमी। जिन बच्चों के द्वारा लिखने में विपरीत छवियां और दर्पण छवि, ये सब गलतियां होती हैं, वो अधिगम में अशक्तता के कारण होता है। और यह मानसिक रोग है, ये कैसा रोग है, एक मानसिक रोग है, जिसमें व्यक्ति की संज्ञात्मक शक्ति काफी हद तक शून्य होती है, यानी कि न्यून या कम, या शून्य, शून्य तो नहीं, न्यून होती है, मतलब कम होती है। और इसे मानसिक मंदन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको मानसिक मंदन भी कहते हैं। इसका बी इज द राइट आंसर। ओके, देखिए चीजों को आपको मैं थोड़ा अच्छे से भी आपको क्लियरिफाई करके डिस्क्रिप्टिव समझा देता हूँ, अच्छे से व्याख्या करके समझा देता हूँ आपको, आपके बिहेवियर लैंग्वेज में, व्यवहारिक भाषा में, जिससे कि आप समझ सके। ठीक है, सातवां विकल्प प्रश्न ये कह रहा है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, या फिर शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, या फिर शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। अब इसका कौन सा विकल्प सही है, इसका सी इज द राइट आंसर, सी वाला विकल्प इसका ऑप्शन सही है। शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, क्योंकि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में देखा जाए तो अध्यापक को उनके सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, अच्छा कोई आपको डाउट हो बिल्कुल आप कमेंट किया करो, कोई भी कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि ये विकल्प नहीं भाई, सी वाला विकल्प सही हो सकता है, ऐसी कोई आपको शंका हो, डाउट हो, कंफ्यूजन, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लिया करो। ओके, या फिर आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हो। अगला प्रश्न ये है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है, जो प्रतिभाशीलता है वो किसका संयोजन है, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। बी विकल्प है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता।
तीसरा कह रहा है कि उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, जबकि डी ऑप्शन विकल्प ये कह रहा है कि उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। अब इसका कौन सा विकल्प चाहिए? थोड़ा ये आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन ज्यादा कठिन है। यदि आप अच्छे से इसको आप सब्जेक्टिव रूप में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो भी आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। प्रतिभाशाली एक शब्द आप सुने होंगे, अच्छे जानते होंगे, ठीक है। तो उसी का अगला रूप है प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। तो इसका जो विकल्प सही है वो डी, डी इज द इसका राइट आंसर। उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। एक अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली बालक वह है जिसमें उच्च क्षमता हो, उच्च सृजनात्मकता हो और उच्च स्मरण शक्ति हो, ठीक है, उसी को प्रतिभाशील बालक कह सकते हैं। बहुत ही इजी था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। किस कारण से गलतियां जो है महत्वपूर्ण होती हैं, इस विकल्प से आपको छांटना है। पहला विकल्प है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, या फिर यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक सही तरीका उपलब्ध कराती है, या फिर यह बच्चे के परिवार के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, या फिर ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। अब इसका कौन सा विकल्प है? इसका देखा जाए तो सी इज द राइट आंसर। जो सी विकल्प है ये सही है, क्योंकि ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। यदि आपने बता दो, आपने यदि एनसीएफ 2005 यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके अनुसार उसमें क्या कहा गया है? उसमें यह कहा गया है कि गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये बच्चों के विचारों को समझने का एक तरीका उपलब्ध कराती है कि बच्चे किस प्रकार समझ रहे हैं, जिससे अवगत होकर, जिसको जानकर एक अध्यापक उनके विचार और भाव को निर्देशित करता है, गाइड करता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन, स्मृतिधारी चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर अभिसारी चिंतन। देखिए देखा जाए तो इसका जो सी विकल्प है ये सही है। सी विकल्प सही, अपसारी चिंतन, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स ये चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। क्योंकि इस प्रकार के चिंतन में, अपसारी के चिंतन में व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, लेकिन उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष, कंक्लूजन निकालना होता है। कुछ तथ्य तो दिए होते हैं लेकिन बच्चों को उसमें अपनी तरफ से एक तथ्य जोड़कर उसका जो है निष्कर्ष, यानी कि उसका जो उत्तर है वो निकालना होता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। कौन सी, किस विकल्प को? पहला विकल्प कह रहा कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, या फिर उन विद्यार्थी को प्रोन्नत करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। सी विकल्प है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, या फिर कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह को बनाना। अब इसका कौन सा विकल्प सही है? इसका बहुत ही अच्छा विकल्प है सी। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इसके माध्यम से अध्यापक उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन यानी कि बदलाव करके अपना शिक्षण कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे कि अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। अब नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम सुगम नहीं बनाता है? क्या कह रहा है? सुगम नहीं बनाता, ये पूछ रहा है। तो पहला विकल्प है विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, या फिर प्रकरण पर परिचर्या और वाद विवाद। डी विकल्प है प्रकरण और प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा, देखिए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना ये बच्चों को बिल्कुल बोलना चाहिए। प्रकरण पर परिचर्या और वाद विवाद होना चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए बच्चों के बीच में। प्रकरण पर, विषय वस्तु पर चर्चा होनी चाहिए, और प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण भी होना चाहिए। लेकिन विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, केवल रटंत विद्या पर प्रेशर बल नहीं दिया सकता, इसलिए इसका ए विकल्प सही है, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति।
देखिए अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जैसे कि विषय वस्तु प्रश्न बनाना, प्रकरण पर चर्चा वाद विवाद करना, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण देना, ये अनुभव अधिगम को सुगम बनाते हैं। जबकि किसी विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति कराना अधिगम को सुगम और सार्थक नहीं बनाता है। तो इसका ए इज द राइट आंसर, पहला विकल्प इसका सही है। 13वां प्रश्न है 13, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना या फिर उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। अब कौन सा इसका विकल्प है? इसका डी विकल्प सही है, दंड देने का परिणाम है। यदि आप बच्चों को गैर शाब्दिक दंड देते हैं, ठीक है, शाब्दिक दंड देते हैं तो उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को आप नष्ट करते हैं। तो इसका ये विकल्प से डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान, देखिए बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। अब पूर्व बाल्यावस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कह सकते हो। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। इसमें से कौन सा विकल्प सही? देखिए आपको एक टास्क देता हूं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो अवधि का समय है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच में है, आप हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। अब इसका पहला विकल्प है भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता या फिर माता पिता एवं भाई बहन। आप सही जल्दी से इसका विकल्प आंसर बताइए। इसका डी इज द राइट आंसर, माता पिता एवं भाई बहन। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी जिस समूह से प्राप्त होती है वह माता पिता उनके होते हैं, भाई बहन होते हैं और उनका पारिवारिक परिवेश होता है जो एक समूह के रूप में स्वीकार्य है, ठीक है। इसका डी विकल्प सही है। चौथा विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना यह प्रतिबिंबित करता है, मतलब ये क्या प्रतिबिंबित करता है? प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम या फिर प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। देखा जाए तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इसका सही है, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। क्योंकि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना, ये प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार आप देखो तो किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए उसमें उन्हें सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसका ए विकल्प सही है, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है बहुत इजी है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती बाल्यावस्था, देखिए प्रश्न भी ऐसे आपको शब्द घुमा फिरा के पूछ लेता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। परवर्ती बाल्यावस्था इसके बारे में आपको बता दूंगा अभी। पहला है ऑप्शन 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या फिर 9 से 12 वर्ष। तो इसका जो 9 से 12 वर्ष है यही इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि परवर्ती बाल्यावस्था की आयु बताऊं आपको तो 9 से 12 वर्ष तक मानी गई है, ठीक है। परवर्ती या उत्तरवर्ती दोनों में से कुछ भी करो, दोनों का सेंस एक ही होता है। कभी कभी उत्तरवर्ती करके पूछ लेगा, कभी कभी परवर्ती। और अगर पूर्ववर्ती पूछ ले तब 6 से 9 वर्ष लगाओ, 6 से 9 वर्ष लगाओगे। यदि परवर्ती पूर्ववर्ती पूछ लिया तो 6 से 9 वर्ष लगाओगे, या परवर्ती या उत्तरवर्ती पूछ लिया तो 9 से 12 वर्ष लगाओगे, ठीक है। यदि पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह पूर्ववर्ती बाल्यावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो आप 6 से 9 वर्ष, हालांकि विकल्प नहीं है, 6 से 9 वर्ष रहेगा विकल्प में, आप उसको टिक करना। यदि ऑप्शन प्रश्न ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह उत्तरवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है या परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है, तो 9 से 12 वर्ष आप लगाओगे, ठीक है। देखिए परवर्ती बाल्यावस्था बता दिया आपको कि 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है और इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है। देखिए शैशवावस्था में और किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास थोड़ा मंद हो जाता है, थोड़ा धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहते हैं, इसको परिपाक काल भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं? 9 से 12 वर्ष के समय को परिपाक काल भी कहते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि बहुत ही सटीक प्रश्न है, ये कह रहा है कि आर्जव तर्क देता है, क्या तर्क देता है? आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है।
जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अब आप बताएं कि आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? किस विषय में चर्चा है? चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असतत अधिगम, या फिर प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद। देखिए इसका तो यही विकल्प सही है, डी ऑप्शन इसका सही है, चौथा विकल्प सही है, प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद। क्योंकि प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद का प्रयोग जो है व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुण जो होते हैं उनके, यानी कि सहज गुणों और उसकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान जो उनको पर्यावरण मिलता है और माहौल का प्रभाव जो होता है मिलता है, उसके द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षण की आपसी एक संपूरकता और विरोधाभास के संबंध में विवेचन किया जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि जो ऊपर यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न में इन्हीं तर्कों का विवेचन किया गया है। तो प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद उनका विषय है। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर लेती है, यानी कि वो अकेले नहीं कर पाती, जिसको कोई और दे दिया जाए तो उसको एक साथी और उसके साथ मिल जाए तो वो उसका जो है समाधान, समस्या का समाधान कर लेती है। अब इस मार्गदर्शन को आप क्या कहेंगे? पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या फिर सहारा देना। ठीक है, बहुत ही अच्छा है सहारा देना, इसका डी विकल्प सही है, सहारा देना। क्योंकि यदि छात्र द्वारा किसी की सहायता से प्रश्नों को हल किया जाता है तो किया जाता है उससे बड़ा है, तो इस प्रकार के मार्गदर्शन को आप सहारा देना कहा जाएगा। यदि आप उससे बड़ा है तो समीपस्थ नहीं कहेंगे, कुछ लोग समीपस्थ भी टिक कर सकते हैं, लेकिन समीपस्थ विकास का क्षेत्र नहीं कह सकते, सहारा देना, इसका डी विकल्प सही है। कभी आप गलत मत करके आना एग्जाम में। अगला प्रश्न है, अध्यापिका ने कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। अब यह संकेत करता है कि अध्यापिका ऐसी गलती क्यों की? एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है अध्यापिका, या फिर भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, या फिर एक लिंग यानी कि मुक्त भाषा का प्रयोग करती है, या फिर लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। अब इसका कौन सा सही है? इसका सी विकल्प सही है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। सभा अध्यक्ष चाहे आप मेल फीमेल दोनों के लिए यूज कर सकते हो। सभापति इसमें जेंडर है लेकिन सभाध्यक्ष में नहीं है। देखिए सभापति एक पुल्लिंग शब्द है, ये क्या है? ये एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, सभापति। जबकि सभा अध्यक्ष एक सामान्य है, एक सामान्य शब्द है, ये किसी के लिए आप यूज कर सकते हो जिसके अंतर्गत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों आते हैं। सभा अध्यक्ष जो शब्द है आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग मेल फीमेल दोनों के लिए यूज कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। इसलिए अध्यापिका ने एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है, तीसरा विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, या फिर यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाए, दर्ज किया जाता है वह सुधार किया जा सकता है। तो इसका जो डी विकल्प है वो उसे मैं आपको एक सजेस्ट आपको मैं हर वीडियो में देता रहता हूँ, प्रत्येक सभी वीडियोज में, कि जब कभी आपको भाई कोई विकल्प ना समझ में आए कि कौन सा विकल्प सही है तो सीटेट के एग्जाम में समय देख लेना कि जो विकल्प सबसे बड़ा हो, 2 3 3 4 4 5 लाइन का जो विकल्प सबसे बड़ा हो वही विकल्प सही है। आप उसको टिक करके आना, बता दो आपको 95% आपका वो प्रश्न सही जाएगा। ठीक है, 5% गलत हो सकता है, 55% आपका वो प्रश्न बिल्कुल सही जाएगा। देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है कि छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की जो प्रणाली है जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? सभी पक्ष। और इसके माध्यम से अध्यापक छात्रों का नियमित निदान और उसके बाद सुधारात्मक अनुदेशन के आधार पर उनकी उपलब्धियों और अध्यापक अधिगम कार्यनीतियों के सुधार के लिए मूल्यांकन का उपयोग करता है। तो इसका डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? सही अर्थ में कौन सा सूचित करता है? स्तर थर्ड, स्तर फोर्थ, स्तर फर्स्ट है, स्तर सेकंड। ठीक है, इसमें से कौन सा विकल्प सही है आप हमें जल्दी बताइए। इसका आपको बता दो कि सी विकल्प सही है। तीसरा इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, स्तर फर्स्ट। कि कोहलबर्ग द्वारा बताया गया नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग इनका पूरा नाम है, इन्होंने ही दिया था। तो कोहलबर्ग द्वारा बताया गया नैतिक विकास के स्तरों में जो पहला स्तर है वो पूर्व परंपरागत स्तर है। कौन सा स्तर है? वो है पूर्व
परंपरागत स्तर। अब पूर्व परंपरागत स्तर का समय कितना है वो आप हमें कमेंट करके बताना। इस स्तर पर नैतिक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक नियमों जैसे कि अच्छा या बुरा, सही या गलत, इन सभी की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार या फिर नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक सामर्थ्यता या फिर होने वाले स्थूल परिणामों से आंकी जाती है। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? इसका सी विकल्प सही है, पहला स्तर है। ओके, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है कह रहा है, सही है ये का मत आप टिक करना, सही नहीं है। प्रश्न को आप अपनी परीक्षा में पहले प्रश्नों को बढ़िया से पूरा ध्यान केंद्रित करके पढ़ा करो, उसके बाद सॉल्व किया करो, आप अच्छे नंबर आप लेकर आओगे, मेरा ये बिल्कुल वादा है। पहला विकल्प है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं और चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए या फिर सामाजिकरण व सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। देखिए इसका जो बी विकल्प है, बी ऑप्शन वो सही है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कोई भी हो, क्योंकि सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल वही है कि जिसमें व्यक्ति या बालक स्वतंत्र पूर्वक और सरलता पूर्वक सहभागी बन सके और सामाजिक कौशलों को सीख भी सके। परंतु किंतु यदि विद्यालय में कोई ऐसी बात या कार्य कराया जाता है जो छात्रों के सामाजिक पृष्ठभूमि से अलग होता है या फिर उनके अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है, तो इससे क्या है कि छात्रों के सामाजिकरण में विरोध पैदा होता है, विरोध उत्पन्न होता है, जो किसी भी दशा में सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन ये है कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए या फिर पृथक्करण यानी कि अलगावीकरण या फिर श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। देखिए सबको पता है भाई इसका तो गलत है, ग्रेड अंकों के लिए बिल्कुल गलत है। जांच परीक्षण के लिए ही होता है, ये भी गलत है। पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य के लिए होता है, ये भी गलत है। इसका जो सी विकल्प है ये सही, प्रेरणा के लिए। भाई किसके लिए होता है? प्रेरणा के लिए। इसका प्रेरणा के लिए विकल्प बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। क्योंकि अधिगम में आकलन आवश्यक है, इससे छात्र और अध्यापक दोनों का आकलन होता है और अध्यापक छात्रों का आकलन करके उनके कमजोरियों की पहचान करते हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास भी करते हैं। तो छात्र अपनी कमजोरी को जानकर उसमें सुधार करते हैं, तो ये प्रेरणा के लिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है ये भी देख लेते हैं। आज के 30 प्रश्न, सभी प्रैक्टिस सेट में आपको 30 प्रश्न आपके सॉल्व कराया जाता है, आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रचलित योजनाओं में कई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने पर, अब पुरानी जानकारी जोड़ने पर क्या कहते हैं उसको आप कमेंट कर बताना, नई जानकारी जोड़कर हम बता देते हैं आपको। समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण या फिर संगठन, कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो है सी विकल्प सही है। क्या है इसका सी विकल्प? है कि आत्मसातीकरण। क्या कह रहा है? आत्मसातकरण, यानी कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। यदि हम प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी न जोड़ के हम पुरानी जानकारी जोड़ें तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? आप वो हमें कमेंट करके नीचे बताओ। ओके, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। सब में प्रेरणा अलग होती है, अभिरुचि अलग होती है, सबकी जो आईक्यू है वो अलग अलग होती है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? अब यह सिद्धांत किससे संबंधित है? वैयक्तिक भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, पर्यावरण से, फिर वंशानुक्रम से। बहुत ही सरल है भाई, ये प्रश्न से ही आपका उत्तर निकल आ रहा है कि हम सभी अपनी बुद्धि में अलग अलग होते हैं, प्रेरणा में अलग होते हैं, अभिरुचि में अलग होते हैं, मतलब वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि इन सब के संदर्भ में अलग हो यानी कि भिन्न हो तो इस प्रकार का अध्ययन वैयक्तिक या फिर व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत से संबंधित है। ओके, अब 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा? ये कह रहा है कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या फिर अपवर्जक शिक्षा? बिल्कुल इसको समावेशी शिक्षा कहेंगे, ए इज द राइट आंसर।
क्योंकि शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए, न कि दोनों को अलग अलग। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है, तो इसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। अब यह किससे संबंधित है? ये लीजिए, काफी अच्छा प्रश्न आपके लिए आया। संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संगठनात्मक विकास से या फिर शारीरिक विकास से? इसका पहला विकल्प सही है, संवेगात्मक विकास से, क्योंकि माता पिता और अध्यापक को बालकों के संवेगात्मक व्यवहार का अध्ययन करके उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए और शिक्षा के द्वारा अवांछित संवेगों को नियंत्रित करना चाहिए और वांछित संवेगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। शोधन या फिर ये सब रेचन के द्वारा देखा जाए तो संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका पहला विकल्प सही है, संवेगात्मक विकास से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न ये कह रहा, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया या फिर डिसलेक्सिया? तो इसका पहला विकल्प सही है, डिस्ग्राफिया। क्यों? क्योंकि डिस्ग्राफिया जो है ये विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी को प्रकट करता है, जबकि जो डिस्प्रैक्सिया, यदि हम डिस्प्रैक्सिया की बात कर लें तो डिस्प्रैक्सिया समन्वय विकार होता है और डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार होता है, गणना नहीं कर पाते लोग। और डिस्लेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। आप इसको अच्छे से, चारों को अच्छे से पढ़ लो, प्रश्न ये सीटेट में जरूर पूछता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? नहीं करेगा कह रहा है, क्या नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या फिर क्रियाकलाप? तो इसका कौन सा विकल्प सही है? इसका बी इज द राइट आंसर, सामाजिक अनुभव। क्योंकि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव वाला व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है और न करेगा। ठीक है, तो इसका बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह कह रहा है और अंतिम प्रश्न है आज का, यही है इस क्लास का, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सके, या फिर पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना? तो इसका बी इज द राइट आंसर, इसका दूसरा ऑप्शन सही है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। क्यों? क्योंकि बुद्ध के त्रितंत्री सिद्धांत के अंतर्गत संदर्भात्मक उप सिद्धांत और अनुभवजन्य उप सिद्धांत और घटक का उप सिद्धांत, ये सब शामिल है। और इन तीनों उप सिद्धांतों के अनुसार अपने वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन, अनुभवजन्य व्यवहारिक ज्ञान और आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की जो क्षमताएं हैं वो विकसित होती हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना इसमें शामिल नहीं है, केवल अपने विषय में, ऐसा नहीं होता है। तो इसका ये अभिप्राय नहीं है, इसका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो गाइस आज का ये प्रश्न था, अंतिम प्रश्न। और हाँ, वीडियो को लिंक को मैक्सिमम आप शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय यही है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फ्री में, मतलब फीस पेमेंट करके पढ़ाई क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यहाँ पर वीडियोज उपलब्ध करा देता हूँ, प्रैक्टिस उनकी करा देता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट्स आते हैं, यहाँ पर क्लास लेता हूँ कि सर कुछ क्लासेस आप फ्री में भी दे दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं समय निकाल कर बिल्कुल उनको क्लासेस दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। भाई मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी लोग अपने परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आए। तो CDP के प्रैक्टिस सेट कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं छठी क्लास में आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।